हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ग्रुप 18 जो कि पी ब्लॉक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कम बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स का निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से 3 मार्क्स तक का आएगा इससे, तो इसको ज़रूर आप कंप्लीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप वीडियो को कंसंट्रेशन बनाए रखिए और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो आपके अंदर जो भी चीज़ें आपको डाउट कर रही हूँ उसका जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो मैं समझा सकूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो कि हमारे नोबल गैसेस भी बोले जाते हैं, इनर्ट गैसेस भी कही जाती हैं। इनमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं बच्चे? कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आरएन, ठीक है। ये हमारे इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस इनको बोलते हैं। और सबके हीलियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्टेट क्या रहती है? कंप्लीट रहती है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम में सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका डबलेट पूरा होता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनमें जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनके एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर इनके देखें अगर, तो क्या होंगे? हीलियम का 2 होगा, नियॉन का 10 होगा, इसका 18 होगा, इसका क्रिप्टॉन का 36 होगा, इसका 54 होगा और इसका 86 होगा एटॉमिक नंबर। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं जो है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका हीलियम में सिर्फ डबलेट पूरा हो रहा है, बाकी में नियॉन में 2 सेल हैं 2,8, आर्गन में 288, इस तरीके से इसमें सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। अब इसका आगे इसकी बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या रहेगा? तो कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। किसी एक एलिमेंट का हम निकाल के दिखाते हैं। जेनॉन का निकाल के बताते हैं आपको। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इनका? क्या रहता है? NH2 NP6। और हीलियम का क्या रहता है? हीलियम का अगर हम देखें तो क्या रहेगा? 1s2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब इसमें अगर हम जेनॉन का 54 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं तो इसको हम कैसे भरेंगे? आपको अबाउ रूल आता होगा और उस अबाउ रूल को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो क्या होगा, कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक जो 5s2 और 5p6 NH2 और NP6 को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर N हमारा क्या हो गया? 5s2 5p6, तो N हमारा जो है इसमें 5 हो जाएगा। इसमें ये किस पीरियड का एलिमेंट है? जेनॉन हमारा, इसका पीरियड नंबर भी हम निकाल सकते हैं। पीरियड नंबर जेनॉन का कितना हो जाएगा? पीरियड नंबर, क्योंकि जेनॉन का हम इसलिए बता रहे क्योंकि जेनॉन के ही कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट बात इसमें की जाएगी। जेनॉन के जो है कंपाउंड्स बहुत सारे बनाए हैं, उन पर बात होगी। तो पीरियड नंबर इसका कितना हो जाएगा? 5th पीरियड हो जाएगा, 5th पीरियड।
और ग्रुप तो आप जानते ही हैं, ग्रुप इसका क्या होगा, ग्रुप होगा 18, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 18। ठीक, तो इस तरीके से हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP6 जो रहेगा, और हीलियम का सिर्फ 1s2 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप भरना सीख गए। ऐसे ही हम रेडॉन का भी भर सकते हैं, आगे और सेल्स आ जाएंगे, 6 सेल आ जाएंगे, 6 पीरियड नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर आपका 18 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला अगली जो इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में, वो आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। when we move down the group ionization enthalpy decreases। डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता चला जाएगा। डाउन द ग्रुप में अगर हम बात करें तो हीलियम से अगर हम रेडॉन की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो इसमें आपका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता चला जाएगा, क्योंकि सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। हीलियम में 1 सेल होगा, नियोन में 2 सेल होंगे, आर्गन में 3 सेल होंगे, क्रिप्टॉन में 4 सेल होंगे, जिनॉन में 5 सेल होंगे, रेडॉन में 6 सेल्स होंगे। तो 6 सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी होगा इन कंपेरिजन जो है 5th सेल से, जेनॉन से। जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा इन कंपेरिजन क्रिप्टॉन से। तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत ही आसान हो जाएगा इन कंपेरिजन उससे पहले एलिमेंट से। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब इसमें आपका आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद में आएगा आपका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, बताइए। डाउन द ग्रुप जाने, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ें आती ही होंगी। डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी they have no tendency to gain electrons, so they have positive इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, किस वजह से पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ही इनका जो है नेचर है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो क्या करेंगे, इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में, जिससे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इससे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डेल्टा HEG वो आपकी क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है, इनकी लेने की नहीं है, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा रहे हैं, एक सेल भी बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने नियॉन में 2 सेल हैं और अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो 3 सेल हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वो लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें ऐड करा रहे हैं, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होती है। मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं, जैसे इनर्ट गैसेस का है, जैसे ऑक्साइड में O- पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, ऑक्सीजन एनायन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। तो कुछ ही केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है, जहाँ पर इनर्ट गैसेस का सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है। तो ये आपके जो है बेसिक चीज़ें हो गई जो है 18 ग्रुप एलिमेंट्स में आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो हमारे सिलेबस में जो बताया गया है क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसमें जो बार्टलेट थे उन्होंने बताया है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जेनॉन से निकाला गया और जेनॉन से रिएक्शन करवाई गई, ये कैसे पता चला, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। नील बार्टलेट ने जो एक अपनी थ्योरी दी है, उस थ्योरी को आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नील बार्टलेट की थ्योरी आपको हम बताते हैं। नील बार्टलेट की थ्योरी जो है वो आपको समझाते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करने पर, डस्टर ले लें जरा। डस्टर जो है मिटाने के लिए डस्टर कहीं रख दिया है, इसलिए जो है कपड़े से मिटाना पड़ रहा है। तो आपको ये चीज़ें दिमाग पे रखनी पड़ेंगी, और इनके बेसिक जो थ्योरी है ये हमने आपको समझाई है ग्रुप 18 में। अब इनकी जो है नील बार्टलेट ने क्या रिएक्शंस दी थी उसको आपको समझाते हैं। नील बार्टलेट ने क्या रिएक्शंस दी थी कि कैसे जेनॉन पर रिएक्शन कराई जाए, ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। तो होता क्या है इसमें, नील बार्टलेट ने जो है नील बार्टलेट थ्योरी क्या है, उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है डिफ़िकल्ट होता है, तो जब उन्होंने ऑक्सीजन पर PtF6 की रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन पर PtF6 की रिएक्शन कराई, तो PtF6 की रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, एक आयनिक सॉलिड बना O2 माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा, O2 प्लस बनेगा, O2 प्लस और PtF6 माइनस। ये आयनिक सॉलिड, रेड आयनिक सॉलिड बनता है, रेड आयोनिक सॉलिड बनता है। तो इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में IE1 थी, वो लगभग क्या थी, 1175 किलो जूल पर मोल थी। तो इससे बार्टलेट को इंस्पिरेशन मिली कि जब O2 से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, PtF6 से रिएक्शन करा के हम O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलके बना हुआ है O2। तो जेनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कितनी होती है जेनॉन की, तो जेनॉन के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है, जब जेनॉन से रिएक्शन PtF6 की कराई गई तो उनकी रिएक्शन भी हो गई, वहां पर भी रेड कलर का आयनिक सॉलिड बना Xg प्लस PtF6 माइनस, ठीक है। और इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रही वो कितनी है, तो उसमें थी 1170 किलो जूल पर मोल, इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी। तो जब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जेनॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी 1170 थी और ऑलमोस्ट 1175 O2 की थी, तो लगभग ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। तो इस वजह से इनको इंस्पिरेशन मिली और जेनॉन्स के कंपाउंड बनना शुरू हो गए।
तो इस तरीके से जेनॉन के कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए कि जेनॉन रिएक्शन कर सकता है। इसलिए जेनॉन कब रिएक्शन कर सकता है? जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो जेनॉन के कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो जेनॉन के फ्लोराइड्स फॉर्म हुए, जेनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स फॉर्म हुए, जेनॉन के ऑक्साइड्स फॉर्म हुए। तो इस तरीके से जेनॉन के आगे के कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए। जब यहां से पता चल गया कि एक्सी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये जब PTF6 से रिएक्शन करा के देखी गई तो वो रिएक्शन हो गई। तो इससे ही पता चला कि ये रिएक्शन कर सकता है कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो अब इसके आगे की थ्योरी बताते हैं जेनॉन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो इसको बताते हैं इसके आगे की थ्योरी। जेनॉन के जो है कंपाउंड्स कौन कौन से बने? जेनॉन फ्लोरीन, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। जेनॉन के फ्लोरीन कंपाउंड्स कौन कौन से बने? देखिए, एक्सी प्लस F2 क्या फॉर्म हुआ? एक्सी F2, लेकिन यहां जेनॉन कितना बन रहा है? जेनॉन इन एक्सिस, एक्सिस में जेनॉन रखा गया और जेनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन हुई। कंडीशंस इसकी जो थी वो क्या थी? 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, ये इसकी कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 673 और 1 बार प्रेशर, और इससे जेनॉन को हमें एक्सेस में रखना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा और फ्लोरीन के साथ में कंबाइन करके जेनॉन का डाइफ्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, जेनॉन का अभी यहीं पे एक ही कंपाउंड नहीं बना, और भी जेनॉन के फ्लोराइड्स बने। अब देखिए दूसरा फ्लोराइड कौन सा बना? एक्सी प्लस 2F2, और यहां पर जो कंडीशन रखी गई है 7 बार रखी गई है और 873 केल्विन टेम्परेचर रखा गया। तब जो कंपाउंड्स फॉर्म हुआ वो XeF4 फॉर्म हुआ। XeF4 जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड है, तब ये फॉर्म हुआ। कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कितना हम यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे? हम यहाँ पर वॉल्यूम यूज करेंगे 1:5 का, 1:5 का वॉल्यूम लेंगे और इस रेशियो से साथ में कॉम्बिनेशन करके, और ये 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर लगा के XeF4 जो है कंपाउंड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि कितना रेशियो लिया गया। जब ये 1:5 जेनॉन और फ्लोरीन का था तब कौन सा जेनॉन फ्लोराइड फॉर्म हुआ था? तब आपको याद रखना पड़ेगा जेनॉन फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड फॉर्म हुआ था। कंडीशंस प्रेशर की क्या रहेंगी? 7 बार प्रेशर और टेम्परेचर 873 केल्विन। और अगर जेनॉन एक्सिस में और फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तब क्या फॉर्म होगा? जेनॉन का डाइफ्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी अलग से पूछी जा सकती है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इसलिए जो है आपको उनकी कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। कंडीशन भी पूछी जा सकती है जो है, और इनका किससे क्या फॉर्म होता है, किस कंडीशन पे क्या फॉर्म होता है, ये चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी पड़ेंगी। अभी हमारा यही एक जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बन गया, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड भी फॉर्म हो सकता है। देखिए कैसे फॉर्म होगा? Xe प्लस 3F2, ठीक, और टेम्परेचर यहाँ क्या रखेंगे? 573 केल्विन और 6270 बार, 60 से 70 बार, और वॉल्यूम रहेगा 1:20 का, और यहाँ पर फॉर्म होगा XeF6 जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड। इस तरीके से जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। इनको इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में क्या क्या कंडीशन, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को क्या और भी कोई तरीका है बनाने का? आप लोग जरूर बताएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर आपको याद हो तो बताएं, या जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए जो है हम ही आपको बता देते हैं इसमें जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड कैसे बनाया जा सकता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2 और F2 से करा के हम बना सकते हैं, O2 और F2 से करा के बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों से पूछना चाह रहे थे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो देखिए इसकी कंडीशन क्या रहेगी? XeF4 प्लस O2 F2, इससे भी आपका जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। जेनॉन का
हेक्साफ्लोराइड XeF6 प्लस क्या बन जाएगा, O2 फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनसे हम बना सकते हैं, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड से, है ना, और XeF4 की रिएक्शन से बना सकते हैं, और Xe और 1:23F2 लेके हम जो है ये XeF6 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि अब इनकी रिएक्शंस जो आपने कराई है, ये जो है जेनॉन का जो डाई फ्लोराइड वो भी हाइड्रोलिसिस भी उसकी हो सकती है, और जेनॉन के जो है कुछ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स हैं उनके साथ में भी रिएक्शन हो सकती है। तो उनकी रिएक्शन हम आपको करा के बताते हैं। तो जो है ऊपर का कुछ मिटाते हैं, नीचे का आप जो है ध्यान रखिएगा, ऊपर का भी मिटा देते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, नोट्स में जरूर लिखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जेनॉन की रिएक्शंस की कंडीशन समेत आपको याद में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। तो इस तरीके से आपने ध्यान दिया होगा कि जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन के डाइफ्लोराइड्स फॉर्म हुए। अब जेनॉन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं, जेनॉन की रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, XeF2 से साथ में वाटर के साथ में रिएक्शन हो सकती है, जिससे आपको कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, और इनके फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होंगे, फ्लोराइड आयन्स कैसे फॉर्म होंगे, ये रिएक्शंस आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो 2XeF2 की रिएक्शन कराएंगे, 2XeF2 XeF2 प्लस 2H2O। बताइए क्या फॉर्म होगा इसमें, बताइएगा क्या फॉर्म होगा। 4HF बन जाएगा, 2Xe बन जाएगा और O2 बन जाएगा। 2Xe 4HF और O2 यहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, कंडीशन याद रखनी भाई, जब हम जेनॉन का डाइफ्लोराइड की रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें जेनॉन मिलता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। हमने जेनॉन के फ्लोराइड्स बना लिए थे, अब उनकी रिएक्शंस जो है, उनकी केमिकल रिएक्शंस किस किस के साथ में हो रही है, उनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। हाइड्रोलिसिस से आपको जेनॉन मिलेगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये आयनिक रिएक्शंस भी कर सकता है। आयनिक सॉलिड किन किन के साथ में बना सकता है, XeF4 हमारा किसके साथ में बना सकता है, XeF2 हमारे साथ किसके साथ में बना सकता है, और MF किसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, वो हम रिएक्शंस आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पर वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब हम इसकी रिएक्शन जेनॉन की XeF2 की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, PF5 के साथ में कराते हैं, तो क्या फॉर्म होगा, XeF प्लस और PF, ये क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। फ्लोराइड इसका एक्सेप्ट कर लेगा कौन, ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो ये PF5 जो है इसका फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ फ्लोरीन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, PF6 हो जाएगा, और ये इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो XeF2 ने फॉर्म किया, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा के ये एक आयनिक सॉलिड फॉर्म किया। तो इसके और भी आयनिक सॉलिड बन सकते हैं अगर हम XeF4 की रिएक्शन कराना चाहें, किसके साथ में, एंटीमनी फ्लोराइड के साथ में, तब भी आयनिक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो हम अगली रिएक्शन कराते हैं, XeF4 प्लस एंटीमनी SbF5, इससे रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर रहेगा, कौन का, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एक्सेप्टर रहेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, XeF3, यहाँ से एक फ्लोरीन निकल जाएगा और एक्सेप्ट कौन कर लेगा, SbF5, है ना। तो यहाँ XeF3 प्लस बनेगा और SbF5 बन जाए, SbF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, SbF6 माइनस फॉर्म हो जाएगा। देखिए बैलेंस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं MF के साथ में, MF प्लस MF की रिएक्शन कराते हैं, XeF6 के साथ में कराते हैं। यहाँ पर ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो जाएगा, XeF6 फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो जाएगा,
फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो यहां पर एक आयनिक सॉलिड बनेगा। एम जो है एम पॉजिटिव मेटल है ये, मोनोवैलेंट, और Xgf7 माइनस आयनिक सॉलिड बन जाएगा। और ये जो मेटल है एम, वेयर एम क्या है यहाँ पर, एम क्या हो सकता है, KRbCs, है ना, इस तरीके के जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, इस तरीके के मोनोवैलेंट एटम हो सकते हैं, जिससे ये इस तरीके का आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, M प्लस Xgf7 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर Xgf6 ने क्या किया, ये यहाँ से MF से क्या है, फ्लोरीन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन MF से क्या हुआ, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, F का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक M का इलेक्ट्रॉन, F का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक M का इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा जाके। और M क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ये एल्कली मेटल्स हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिससे इन पे प्लस चार्ज आता है। तो प्लस और माइनस चार्ज के अट्रैक्टिव फोर्स से ये आयनिक सॉलिड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इनके जो है आयनिक कंपाउंड्स, जिन्होंने बहुत सारे जो हमने देखे हैं यहाँ पे 4 रिएक्शंस तो हम देख ही रहे अपने सामने, जहाँ पर जो है आयनिक सॉलिड बना था Xgf2, Xgf प्लस, PF6 माइनस और Xgf3। इस तरीके से 3 कंपाउंड्स हमने देखे जो कि हमारे जो है आयनिक कंपाउंड्स इसने फॉर्म किया। और इससे पहले जो हमने नील बार्टलेट ने इंस्पिरेशन ली थी वो किससे ली थी, ऑक्सीजन से ली थी। तो इस तरीके से, और जब वहाँ पर आयनिक सॉलिड्स बने तो उन्होंने इन पर भी ट्राई करके देखा और तो यहाँ पर भी आयनिक सॉलिड्स फॉर्म हुए। तो इस तरीके से ये जेनॉन जो है काफ़ी देखो बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, जिन्होंने कई सारी रिएक्शंस की हैं। एक ऐसा एलिमेंट इनर्ट गैसेस में है जो कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में। अभी तो हमने फ्लोरीन की देखी है, अब कुछ कंपाउंड्स हम हाइड्रोलिसिस करा के जो है जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड और जिनोन के ऑक्साइड और जिनोन के डाईऑक्सीफ्लोराइड्स वगैरह आपको बना के बताएंगे। ठीक है, तो ये आप जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे की थ्योरी समझाते हैं, आपको मिटा देते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स फॉर्म होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिनॉन के जो पहला जो रिएक्शन होगी वहाँ पर आपकी जो टेट्राफ्लोराइड्स होता है उसको वो रिएक्शन कराएगा जो है, और उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। और जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड्स हैं उनकी जो है हाइड्रोलिसिस होगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 99% चांसेस रहेंगे बोर्ड में आने के। तो इसको आप बहुत इसको लिख लिख के जो है सॉल्व करें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फॉर्म होता है, कितने कंपाउंड्स बनते हैं, कितने मोल्स हमें लेने पड़ते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो Xgf6 और Xgf4 की रिएक्शंस हैं यहाँ पर। तो Xgf4 प्लस कितना H2O से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स यहाँ बनाएंगे, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड और वाटर। अब यहाँ पर आपको मोल्स याद रखने पड़ेंगे, कितना हमें जो है जो मोल्स लेने होंगे Xgf6 के, Xgf4 के और H2O के, कितने लेने पड़ेंगे। तो यहाँ 6 Xgf4 लेना पड़ेगा, यहाँ 12 H2O लेना पड़ेगा। ठीक है, 12 H2O लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब इससे हमारे चार जो है प्रोडक्ट आएंगे। अब वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, जेनॉन होगा, ऑक्सीजन होगा, जेनॉन होगा और कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, और जो है HF होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके जो है कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा जाके 2XeO3, जेनॉन का ट्राई ऑक्साइड 2XeO3, और इसके बाद में आपका जो है फॉर्म हो जाएगा 2XeO3, और बचे कितने यहाँ पर 4Xe, तो 4
और यहाँ पर कितने हो गए 24 HF, 6 4 जा 24 HF बन जाएंगे, 24 HF फॉर्म हो गए। और इसके बाद में आपका बन जाएगा बचे कितने जो है, इसके बाद में आपका कितने ऑक्सीजन बचे हैं 2 3 जा 6 और O2O कितने बचे हैं यहाँ पर 6O बचे हुए हैं, तो 3O2 बन जाएगा, 3O2 फॉर्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बनेगी, जेनॉन और बनेगा। कितना जेनॉन बनेगा बताइए आप लोग, जेनॉन कितना बनेगा, तो कितना बनेगा बताइए, कितना बनेगा जेनॉन 4Hg, चेक कर लीजिए 6HgF4 है, तो यहाँ पे 24 HF, यहाँ से ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 6 और 3 2 6, कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया आपका जो है। ऑक्सीजन भी 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और 12 2 जा 24 HF भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 4Hg बचा जाके, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहाँ पर क्या हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई है इनकी, किसकी, जेनॉन के टेट्राफ्लोराइड की, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई है। तो इसको आप जो ध्यान रख सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारा जेनॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जेनॉन बनेगा, ठीक है। तो बैलेंस आपका हो गया ये रिएक्शन। इसके बाद में जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड जो है हाइड्रोलिसिस हम पहले ही करा चुके थे। अब यहाँ पर आपकी जो है टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है कंप्लीट, और इसके बाद में XeF6 की भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जहाँ पर हमें वाटर के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितने 3H2O लेने पड़ेंगे, 3H2O, ठीक है। तो ये बन जाएगा जाके XeO3 देखो 3O है यहाँ पे, XeO3 बनेगा और 6HF फॉर्म हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमें जेनॉन का ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा, XeO3 मिल जाएगा, जेनॉन का ट्राईऑक्साइड। इनके स्ट्रक्चर्स भी हम आपको, सब सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम आपको इसी वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा आप लोग, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आपको पूरे जो 18 ग्रुप का जो जेनॉन के कंपाउंड्स हैं, सारे कंपाउंड्स के बारे में और सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपके जो है बोर्ड में 3 या 4 नंबर कन्फर्म हो सकें, ठीक है। तो अब इनकी ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसके साथ में होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करानी है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसके साथ में होगी, कौन कौन से, जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस। वन टाइम हम H2O लेंगे और दूसरे टाइम पे हम 2H2O लेंगे, ठीक है। तो वन टाइम पे जब हम H2O लेंगे तो क्या होगा, XeF6 प्लस, बताइए कितने वाटर लेने चाहिए, आप लोग बताएं अगर कुछ याद हो, कितने वाटर लेने चाहिए हमको। वाटर लेने पड़ेंगे कितने, वन टाइम हमने बोला ना कि 1 वाटर लेना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ वाटर, और उसके बाद में 2 मोल। तो वन टाइम हम 1 मोल ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा XeOF4 जेनॉन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड, और जो है 2HF बन जाएगा जाके, जेनॉन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड और 2HF बन जाएगा जाके। इसके बाद में जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड की कितने टाइम से रिएक्शन कराएंगे, 2H2O से कराएंगे, 2H2O से, ठीक है। तो क्या बनेगा जाके, XeO2F2 जेनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इसके साथ में बनेगा जाके कितना बचा, कहाँ है, कितना 4F बचे, 4H यहाँ से लिख के 4HF बन जाएगा जाके। तो ये सब जो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ से जेनॉन के ऑक्सीजन फ्लोराइड मिल रहे हैं, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड से लिख सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेंगे, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड फॉर्म होंगे, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड फॉर्म होंगे,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपको एक एक रिएक्शन की कंडीशन, रिएक्शन के मोल्स दिमाग में रखने होंगे, क्या क्या फॉर्म होता है, जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है, जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारी कौन कौन सी हुई, जेनॉन की फ्लोराइड्स ने, XeF2 ने किया रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कराई थी। इसके बाद में इनमें जो है हमने जेनॉन के टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाई कंप्लीट, जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई, फिर हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स बने। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2O और यहाँ पर 2 मोल ऑफ H2O का XeF6 पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जेनॉन का ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म होगा, यहाँ पर जेनॉन का डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड फॉर्म होगा। इस तरीके से ये सारी रिएक्शंस अगर आपने कंफर्म कर ली तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और इसके बाद में स्ट्रक्चर जो है जेनॉन्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पर भी हम आपको समझाते हैं। तो आप बने रहिएगा, आप देखिएगा, इसमें पूरी चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं हमें, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो है आगे का जो है स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन के जेनॉन कंपाउंड्स वो हम आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? XeF2 का स्ट्रक्चर है, XeF4 का स्ट्रक्चर है, XeF6 का स्ट्रक्चर है और XeF2, XeF4, XeF6, XeO3 का स्ट्रक्चर है। और कोई स्ट्रक्चर है इसमें? XeOF4 का स्ट्रक्चर है। ये 5 स्ट्रक्चर आपको पढ़ने होंगे, इनके कैसे क्या हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं और इनकी क्या शेप बनती है। ठीक है, तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं XeF2 से। तो हम इनका जो है हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनके काउंट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर से हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और इनके स्ट्रक्चर को हम समझ लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर इसमें होने, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, कितने लोन पेयर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। टोटल Z हमारा यहाँ पर क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे हम। यहाँ क्या फार्मूला होगा? जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन में कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, और फ्लोरीन में कितने? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे? देखो, ये अगर फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लो फार्मूला। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अपॉन 2। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, और मोनोवैलेंट एटम XeF2 में कितने होंगे? XeF2 का निकाल रहे हैं हम, XeF2 का। तो XeF2 में कितने होंगे? मोनोवैलेंट एटम कितने? फ्लोरीन एटम मोनोवैलेंट, इसकी एक वैलेंसी है फ्लोरीन की, तो कितने होंगे मोनोवैलेंट एटम? 2 होंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इससे हम हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या निकलेगा? हाइब्रिडाइजेशन एक पेयर हमारा लग जाएगा S सबसेल में, S ऑर्बिटल में, और 3 पेयर लग जाएंगे हमारे P में, और 1 पेयर लग जाएगा D में। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम इसको कह सकते हैं। इसका अगर हम 5 बॉन्ड पेयर हों तो उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पता करने पड़ेंगे कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे और कितने लोन पेयर होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स Xe के साथ में कितने बॉन्ड बनेंगे? 2F हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे।
2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे बताइए, 3 हो जाएंगे। क्यों, कैसे हो जाएंगे 3 काउंट करिए कैसे हो जाएंगे, 5 पेयर्स माइनस 2 पेयर्स, तो लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर्स हो गए, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो 3 लोन पेयर्स हो गए जाके, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक्सपेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट हम कैसा करते हैं, एक्सपेक्ट ऐसा ऐसा और यहां पर और यहां पर, ये 5, जब पांचों बॉन्ड पेयर होते तो हम ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप एक्सपेक्ट करते। लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो दोनों बॉन्ड पेयर हमने एक्सियल पोजीशन पर लगा दिए दोनों एफ, और यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर, यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर, यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। अब यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर। तो यहां पर शेप जो हमें मिली है वो क्या शेप मिली हमें, यहां पर शेप हमें लिनियर शेप मिली जाके, लिनियर शेप मिली जाके। कभी इसमें क्वेश्चन आ जाए कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर, तो ये हमने बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताया है, जिससे आप तुरंत ही जो है बिना कैलकुलेट किए हुए कॉपी पे आप मन में ही आप उसको दिमाग पे लगा सकते हैं कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 2 एफ है तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, बचे हुए रिमेनिंग पेयर्स वो किस में जाएंगे, लोन पेयर्स में। और पांचों बॉन्ड पेयर अगर होते तो हमारी शेप क्या होती, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड बन गए, तो वो हमने जो है लिनियर शेप आ गई इसकी, 2 बॉन्ड बना दी एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारे लोन पेयर्स आ गए। जैसा कि PCl5 का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पर हमारे एफ आ जाएंगे, बाकी 3 जगह पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, तो लिनियर शेप बन जाएगी। समझ में आ रही होगी बात, क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, इसके आगे के भी निकाल के ऐसे देखते हैं, आप लोग करिएगा चेक, इसको करके देखिएगा आगे भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए अब अगला निकालते हैं, XgF2 के बाद में हम दूसरा निकालते हैं, XgF2 के बाद में हम दूसरा निकालते हैं जो है XgF4। तो XgF4 का निकालते हैं, XgF4 का देखते हैं, XgF4 का हम Z निकालते हैं, Z मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 80 होंगे, मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए 4, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने पेयर आए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर है इसमें, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे 4, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे 6 माइनस 4 मतलब 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। अब 2 लोन पेयर में आप देखिएगा क्या करना है आपको, कि इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब हमारे 6 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के 6 अगर क्या होते बॉन्ड पेयर होते तो शेप क्या बनती, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल इमेजिन करते तो कैसा शेप बनती, ऐसी शेप बनती। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में कितना आ गया, 4 बॉन्ड पेयर, 4 जो है बॉन्ड पेयर हमारे यहां पे हमने लगा दिए। ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड जो होंगे वो आपके क्या चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, लोन पेयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो यहां स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर देखो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर बनता हुआ दिखाई, स्क्वायर प्लेनर, ये प्लेन पे सारे ही बॉन्ड्स होंगे, प्लेन पर ये XgF बॉन्ड सारे ही प्लेन्स पर होंगे, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग रखिएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें, हाइब्रिडाइजेशन चेक करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जाके, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक पेयर S में लग जाएगा
और 3 पेयर पी में लग जाएंगे और 2 पेयर डी में लग जाएंगे, तो sp3d2 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। 3 पेयर में, एक एस में लग जाएगा, 3 पी में लग जाएंगे, 2 डी में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके आगे का निकालिएगा XgF6 का। XgF6 का निकाल के देख लीजिएगा, यह समझ में आ गया होगा आपको। XgF6 का निकाल लीजिएगा। XgF6 में देखिएगा, XgF6 में आप Z निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन एटम, 2 कितना आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, sp3d3। ठीक है, 3 है ना, 7 पेयर्स हैं, S एक पेयर S में, 3 पेयर P में और 3 पेयर D में, sp3d। जब sp3d3 आएगा इसका पेयर इसमें, तो ये शेप बनेगी जाके डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल 6 पेयर्स में होती है और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जाके F F F F F F और कितने बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगी जाके, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। कैसे भाई, हमारे यहाँ पे कितने 6 जो बॉन्ड पेयर अगर हम देखेंगे बॉन्ड पेयर, तो हमारे कितने होंगे 6 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कितने होंगे 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर, तो ये क्या शेप बन जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपके 2 स्ट्रक्चर बचे, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन स्ट्रक्चर से जरूर मिलेंगे आपको। हाइब्रिडाइजेशन से मिल सकता है, कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर्स और क्या इसकी शेप रहेगी, ये आपको दिमाग पे रखना है। ठीक, अब आपको जो है इसके आगे के 2 स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, उनको भी समझा देते हैं। XgO3 में हम देखेंगे Z निकालेंगे। Z क्या होगा 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस हो जाएंगे जिनॉन के, और ऑक्सीजन हमारा डाइवैलेंट, तो इसको हम 0 मान लेंगे। डाइवैलेंट मोनोवैलेंट एटम लेते हैं, मोनोवैलेंट एटम जितने होते हैं वो हम काउंट करते हैं अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 पेयर्स आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे 4 आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या होगा आपके कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3 ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर आपके कितने हो गए 3 बॉन्ड पेयर हुए जाके, 3 बॉन्ड पेयर हुए और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर आपके कितने हो गए बताइएगा, कितने हो गए लोन पेयर, कितना 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 लोन पेयर हो जाएगा। और 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर होते तो हमारी शेप क्या बनती, चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते तो क्या शेप बनती टेट्राहेड्रल बनती। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, अब यहाँ शेप कैसी बनेगी, अब यहाँ शेप बनेगी आपकी पिरामिडल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है जब हम अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, तो जेनॉन का 3 बॉन्ड पेयर, अब ऐसे स्ट्रक्चर बनता, अगर चारों बॉन्ड पेयर होते तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा, 1 लोन पेयर आ गया। अब यहाँ क्या जोड़ देंगे हम F O जोड़ेंगे, O क्योंकि डाइवैलेंट है, O डाइवैलेंट है तो इसकी क्या होगी जाके 2 डबल बॉन्ड से शो करना पड़ेगा इसको, डाइवैलेंट है 2 वैलेंसी शो कर डबल बॉन्ड बनाएगा ये। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, XgO3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इनके हाइब्रिडाइजेशन को आप जो है बहुत अच्छे समझिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। आप केमिकल बॉन्डिंग भी एक तरीके से यहाँ से आपकी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे इनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स निकालते हैं, क्या इनकी शेप रहती है, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आपका एक बचा हुआ है XgOF4, उसका भी आप समझ लीजिएगा। XgOF4
नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको, है ना। इसके बाद में आपका आता है XgOF4। XgOF4 Z निकाल लीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स Xg के कितने हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन का 0, फ्लोरीन के 4 अपॉन 2 कितना आया 12 अपॉन 2, मतलब 6 पेयर्स आए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जाके, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इसका, बताइए कितना हो जाएगा। एक पेयर तो S में लग गया, 3 P में लग गए और 2 D में लग गए, sp3d2 होगा जाके। sp3d2 में आपके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे टोटल जो है बॉन्ड पेयर, क्योंकि इससे एटम कितने, एक O हो जाएगा और 4 F, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 6 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। और जो है 1 लोन पेयर हुआ जाके, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते, 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो शेप क्या आती, ऑक्टाहेड्रल आती। ऑक्टाहेड्रल में अब 1 लोन पेयर हो गया तो क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। ये कैसे बनेगा जाके Xg F F F F और डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। तो इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी इसकी शेप, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। ये शेप्स हो जाएंगी। ये डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। तो इतने स्ट्रक्चर्स आपके NCERT सिलेबस में हैं और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। आपके नीट और जो है IIT JEE में भी ये काम में आएंगे। कुछ ना कुछ उससे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, है ना, ये सब चीज़ें पूछते तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरीके की शेप आएंगी। तो इससे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनॉन का पूरा टॉपिक आपको एक एक रिएक्शन को, एक एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना, उसके स्ट्रक्चर को, और है ना। तो इससे क्वेश्चन आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से आ जाएंगे और रिएक्शन से आ जाएंगे। तो आपके इसे 3 से 4 नंबर तक का पेपर में, बोर्ड पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसको जो है देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।